क्या आप भी बीएससी थर्ड ईयर में हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी सब्जेक्ट से अपने आईसीआर जेआरएफ की आप प्रिपरेशन करो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं और मेरे साथ सुधीर सर आज कंप्लीटली आपको समझाएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर रहेगा। उनके जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चूज आप अपने अकॉर्डिंग करना, आप उन फैक्टर्स को अलाइन करना और उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट। बिल्कुल। और जैसे आपके बड़े भाई और आपके सीनियर्स कोई राय देते हैं ना, वैसे हम राय देने वाले हैं कि आपको सारे पॉइंट्स आपके सामने रख देंगे कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इन चीज़ों पे आपको सोचना चाहिए, आपको ये चेकलिस्ट या ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट या डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो बीच में एक्सरसाइज को छोड़ने पे आपको पता है अगले दिन जिम में दर्द भी होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में आप ये सोचें कि हाँ, अगर ये पॉइंट्स क्रूशियल हैं मेरे लिए और आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज जो मैं रोहित सर को भी बार बार बोलता हूँ और हर स्टूडेंट को भी बार बार बोलता हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट चूज करना है, मैं थोड़ा साइड में आता हूँ ताकि आप लोग देख सको। चूजिंग ए राइट सब्जेक्ट इज एज क्रूशियल एज चूजिंग ए राइट लाइफ पार्टनर, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा साथ में रहने वाली है। एक आपका सब्जेक्ट, एक है आपका लाइफ पार्टनर। तो इन चीजों को सोचने से पहले आपको पता है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए ताकि आप लोग आगे जाके पछताएं नहीं कि यार ये नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए था तो बेटर हो जाता। ये मेरी एक तो ये एक्सपर्टीज है या मेरा तो उस फील्ड में ज्यादा स्कोप आ रहा है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो नहीं तो सर, आजकल बच्चे लाइफ पार्टनर में तो पूरा टाइम देते हैं चूज करने में, सब्जेक्ट में थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि काश मैं उस दिन थोड़ा सा तैयारी करने से पहले सोच लेता और इस ट्रू, सब्जेक्ट से ना करके उस सब्जेक्ट से कर होता लेता। ही है सर, हर किसी के लाइफ में होता ही है कि एक बार ये सोचता है कि यार क्या मैंने गलत सब्जेक्ट तो चूज नहीं कर लिया, कि सर मैं सब्जेक्ट कैसे चूज करूँ। और ये आपका ही इनपुट है कि बार बार हम आप वो लोग बोल रहे थे कि सर इस चीज के बारे में वीडियो बनाओ, तो इसमें डिटेल हमने स्टडी करी है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं सर। आप पहली स्लाइड से हम आपको ये समझाएंगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, सबसे पहले आईसीआर जेआरएफ इंपॉर्टेंट क्यों है यूजी स्टूडेंट्स के लिए, इस चीज को समझ लो। और आईसीआर जेआरएफ में एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अगर आप आईसीआर का एग्जाम दोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करके आपको देना पड़ेगा। तो आपको सर, आपने पहले ही समझा रखा है। देखो, जैसे हम प्री पीजी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें तो कंप्लीट हमारा एग्रीकल्चर आता है, बट राइट। यहाँ पे हमें अलग अलग डोमेन चूज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करते हैं। तो हमें जो इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनमें हमें पढ़ने का मौका मिलता है, जैसे कि आईआरआई हो गया, हमारा एनडीआरआई, एचयू, पीआईयू, इन सब के अंदर। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है हमारा सर, वो है पैसा। पैसा, पैसा है तो बड़ी फेलोशिप। बड़ी बात है। तो आईसीआर जेआरएफ में 12,640 रुपये फेलोशिप मिलती है पर मंथ, आप सब लोग जानते हैं। उसके अलावा जो एनटीएस फेलोशिप है, जिनकी कम रैंक आती है, उनको भी अगर वो अदर स्टेट में लेते हैं तो 5,000 रुपये उनको पर मंथ मिलते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि आप अपने स्टेट से बाहर निकलते हो ट्रू। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिफरेंट जो स्टेट के लोग हैं, जो स्कॉलर्स है, उनके साथ अलाइन होने का आपको मौका मिलता है। आप जो है ब्रॉड लेवल पे आप सोच पाते हैं, केवल आप उन जॉब पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं कि जो केवल आप 12th लेवल की होती है, आफ्टर ग्रेजुएशन की होती है। आप थोड़ा और ब्रॉडर, जैसे कि एआरएस हो गया हमारा, या फिर इसरो के अंदर साइंटिस्ट हो गया, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ऐसी जॉब के बारे में भी आप सोच पाते हैं। इसलिए जो पहली सीडी है हमारी वो है आईसीआर जेआरएफ। ट्रू। ओके, और उसकी भी पहली सीडी है कि सब्जेक्ट चूज करना। ट्रू। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट है जो आता है हमारे लिए, जो मैटर करता है, वो ये करता है कि जब भी हम चूज करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले सर सीनियर्स को। ट्रू। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे माहौल है कि यहाँ पे एंटोमोलॉजी से तैयारी करना है। क्यों करना है? कि हमारे जो सीनियर्स भी एंटोमोलॉजी से करते थे। कहीं पे माहौल होता है कि एग्रोनॉमी से करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अब तक जो एग्रोनॉमी से तैयारी करते थे केवल उनको ही आईआरआई मिलती थी। वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या मेरे को इंटरेस्ट है या नहीं है। तो बाइसनेस कभी भी नहीं करनी है आपको सब्जेक्ट चूज करते समय, भेदभाव नहीं करना है आपको। सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखते हुए सब्जेक्ट को हमें चूज करना है। और जो पहला पॉइंट है सर, मैं आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि आज जो करंट नीड है हमारी एग्रीकल्चर की वो क्या है। आने वाले, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा या जो भी हो रही है, तो आगे डिमांड किसकी इंक्रीज होने वाली है? 10 साल आगे का सोच के चलना चाहिए कि बिल्कुल। 10 साल बाद में हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के आज पीक है, कल को कोई नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, या कितनी गवर्नमेंट की तरफ से जॉब आएगी। तो कौन सा सेक्टर जो है उसके अंदर ज्यादा डिमांड रहेगी सर? एग्जैक्टली। तो देखो, जब आप बीएससी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बीएससी में आपने ऑलमोस्ट 8 सेमेस्टर में लगभग लगभग आपने 80 सब्जेक्ट्स को कवर किया। 80 कोर्सेज 80 मतलब? कोर्सेज को कवर हम्म, किया जिसमें मेजर आपके सब्जेक्ट 17-18 हैं एलाइड्स को हम्म, मिला के। हम्म, तो उसमें से आपको किसी में इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब वो इंटरेस्ट किसके साथ अलाइन हो रहा है, आप फ्यूचर में किस चीज को देख पा रहे हो कि यार
सर प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। जो हमारी जो प्राइवेट फर्म्स है, जो प्राइवेट बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको प्लांट प्रोटेक्शन के लिए बंदे चाहिए। और आप ये भी देख रहे हो कि भाई क्लाइमेट का जो इफ़ेक्ट है, उसके हिसाब से आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ माँगेंगे आगे जाके, कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की ज़्यादा नीड होगी। हो सकता है कि सॉइल साइंस की नीड हो, कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, धीरे-धीरे आपको कम लैंड एरिया पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको क्रॉप्स पे ज़्यादा फ़ोकस करने को मिले, हो सकता है आपको पेस्टिसाइड्स पे। तो आप वो असाइन क एक बार आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये सोचिए कि यार 10 साल बाद में किस चीज़ की ज़्यादा नीड होगी। उसके हिसाब से आज हमें प्लानिंग करनी है। और वो हो सकता है कि आप जो आप देख पा रहे हो अभी, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं, शायद वो इस पर्सपेक्टिव को ना सोचें, लेकिन आपको इन नेशनल इंटरेस्ट में ही सोचना पड़ेगा। बिकॉज़ नेशनल इंटरेस्ट में सोचोगे, क्योंकि आगे जाके पॉलिसी मेकर्स उसी चीज़ पे ध्यान देंगे। अगर आप उस आज ही उस चीज़ को कंसिडर करोगे, तो बेटर ऑब्वियसली कर लोगे। इवन सर नेशनल और इंटरनेशनल की भी हम बात करेंगे, जैसे कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे हुँ। कि डब्ल्यूटीओ हो गया या डब्ल्यूएचओ हो गया, उसके अलावा जो हमारा एफएओ हो गया, वो सब किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? आज क्लाइमेट सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए, क्लाइमेट है। उससे रिलेटेड जैसे कि आजकल हमें इवन सर एआई की भी बात करने लगे हैं, मशीन लर्निंग की एग्रीकल्चर में हम बात करने लगे हैं। तो उस प्रकार से हमारी जो है हमारे लिए कौन-सी सब्जेक्ट बेटर रहेगी? हुँ। तो वो सब जो है आप अपनी स्टडी कीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आज क्या है, मतलब डिमांड क्या है आने वाले टाइम की, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उसके बाद एक है ना, रियलिटी चेक कर लो कि आप हर एक पर्टिकुलर जो भी आप करियर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, जो सब्जेक्ट देख रहे हो, उसका एक्चुअल में स्कोप और अपॉर्चुनिटीज है कितनी, वो आप एक्चुअल में ग्राउंड पे जाके देखो। कैसे? कि आपको रियल और फेक, जैसे हो सकता है कि कोई चीज में अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हो लेकिन है नहीं। आप सारे सब्जेक्ट्स की पिछले जो भी मतलब जितने आपके एग्जाम्स हुए हैं, जो आपके रिसेंटली देखते हो ना कि ये चीजें कितनी भर्तियां निकली है उस चीज में, तो उस जैसे आप सोच रहे हो, लेट से एग्रोनॉमी का सोच रहे हो, तो आप एग्रोनॉमी के 5 साल के लास्ट के 5 साल के पोस्ट देख लो कि किस किस चीज में कितनी पोस्ट आई है, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज रेगुलर हैं या नहीं है, क्या उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं या सिर्फ नाम की 2-4 वैकेंसीज हैं, या आप उन चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करो। हाँ, और देखो हम बात करते हैं कोई भी सब्जेक्ट की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट का सर टारगेट जो है ना वो अलग-अलग होता है। टारगेट इन द सेंस कि मेरे को तो केवल एमएससी इसलिए करनी है कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद में ब्रेक नहीं लेना है, इसलिए मेरे को एमएससी करनी है कि कुछ एक मेरे स्टेट के अंदर एक वैकेंसी आती है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि राजस्थान की मैं बात करता हूँ, एग्रीकल्चर ऑफिसर या एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर मेरा टारगेट है, एआरओ या हाँ, एओ, और उसमें एलिजिबिलिटी मास्टर्स होती है। ठीक है। तो मेरे को केवल एमएससी इसलिए करनी है कि मेरे को एओ बनना है या फिर हम्म। मेरे को एआरओ बनना है। सो वहाँ पे आप ऐसी सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए जो आपको एओ बनने में मदद करे, कि यार एओ के अंदर जो सिलेबस है उसका आप लास्ट 5 साल के पेपर एनालिसिस कीजिए कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्टली कौन-कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं। क्योंकि देखो फ़ायदा क्या होगा, आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसी नहीं है जिसमें वन लाइनर आपको कोई भी आप एक बुक पढ़ोगे और आपको उसमें से पेपर मिल जाएगा। वो ट्रेंड गया अब। हम एक-एक बुक जो रिकमेंड करते थे ना कि एनआर सुंडा पढ़ लीजिए आप जॉब निकाल लोगे, अब वो बात नहीं रही है। अब आपको जो है रेफरेंस बुक्स पढ़नी होगी, अगर आपको सेटल होना है अच्छी जॉब में, तो रेफरेंस बुक्स आपको पढ़नी होगी। उसके लिए सबसे बेस्ट है अभी टाइम कि आप जेआरएफ उसी सब्जेक्ट से चूज़ करो जिसकी रेफरेंस बुक आप पहले से पढ़ लो, ताकि आप जो भीड़ है, जो आपके चारों तरफ है, उस भीड़ से आप अलग निकल कर पहुँच जाओ। राइट। तो वो चीज़ आप एनालिसिस कर सकते हो। उसके अलावा जैसे जैसे जनरल एग्जाम्स में अगर लेट्स से आपने सर जैसे बोला ना जनरल हुँ, एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल एग्जाम्स में कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा ज्यादा आ रहा है, तो आप देखोगे कि सर एग्रोनॉमी से ज्यादा आ रहा है या सोइल से आ रहा है या प्लांट जेनेटिक्स से आ रहा है, तो आप उस चीज को देख लो कि भाई हाँ मुझे मेजर पोर्शन कहाँ से कवर हो रहा है, और आपने मेजर पोर्शन कवर कर लिया तो आपके लिए बाकी चीजों में उतना हेडेक रहेगी नहीं ऑब्वियसली, कि आपको बाकी चीजें थोड़ी आसानी से भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज और कि सर कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे तो सोइल साइंस ही आती है, हुँ, तो हुँ, मुझे सोइल साइंस ही चूज़ कर लेनी चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन क्या ये राइट पैटर्न है? क्या ये राइट चीज़ है, नहीं मैं कर देखो लूँ? राइट की हम बात करते हैं ना, फिर वही बात करते हैं कि सर बात तो वही आती है ना कि आप कहाँ देखते हो अपने आप को? देखो सब बातें जो हम जितने भी कर रहे हैं वो पॉइंट फाइनली एक ही चीज़ पे अलाइन होते हैं जाके, कि फाइनली आप अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल बाद में? ठीक है। मेरे को सेंट्रल में ही जॉब चाहिए, मुझे सेंटर की जॉब चाहिए, मुझे एआरएस ही बनना है। हुँ, तो आप ये एनालिसिस कीजिए ना यार कि एआरएस के अंदर कौन से सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी आ रही है, कौन से में नहीं आ रही। इवन जैसे अभी हम सर रिसेंटली बात कर रहे थे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। हुँ, अगर मतलब किसी का सपना है एआरएस बनना, साइंटिस्ट बनना, और वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आ गया, अभी वैकेंसी नहीं आई इस बार, नहीं आई है। बिल्कुल। उसी प्रकार से जैसे कि नेमेटोलॉजी में ओनली 2 वैकेंसी आई है इस बार। उसके अलावा जैसे हमेशा एग्रोनॉमी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है लेकिन इस बार ओनली 14 आई, अभी सोइल के अंदर 26 आई है। उसके अलावा
एक्सटेंशन में भी 26 27 के 28 अराउंड आई आई है। है, हाँ। तो मतलब पैटर्न चेंज होता रहता है, डिमांड चेंज होती है। इवन आईसीआर सिस्टम है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट वो करते हैं तो डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं ना। जैसे केवीकेज है तो केवीके पे क्या होगा, एग्रोनॉमिस्ट को हायर करते हैं वहाँ पे, पर सॉइल साइंटिस्ट को भी करते हैं। सॉइल साइंटिस्ट को भी करते हैं हाँ, सर। सॉइल साइंटिस्ट को भी वहाँ पे हायर करते हैं, बट जैसे कि दूसरे जो डिसिप्लिन है, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, उनको वहाँ पे हायर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल एक्सटेंशन का काम है। तो वहाँ पे उनकी जो डिमांड होगी उसके बेसिस पे वो हायर करते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर की मोस्टली बात करते हैं ना सर, तो प्राइवेट सेक्टर में मेनली जो मेजर डिमांड होती है वो प्रोटेक्शन की, और जो हमारे जेनेटिक्स ब्रीडर्स की ज्यादा डिमांड होती है। क्यों? राइट। क्योंकि प्राइवेट अगर सीड की कंपनी है तो सीड की कंपनी को वहां पे चाहिए जो कि ब्रीड कर सके, वैरायटी बना सके, इसलिए ब्रीडर की डिमांड होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना आपका मतलब, आपको लग रहा है कि आप अपने आप को प्राइवेट सेक्टर में देखते हो, तो आप ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा एग्रोनॉमी की जो हम बात करते हैं उसकी भी डिमांड रहती है प्राइवेट में, बट कंपेरेटिवली जो है उतनी नहीं रहती। बट ऑल अगर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम बात करते हैं ना सर, तो उसमें ज्यादा मतलब पोर्शन कवर सही। करती है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये सब हम्म। सब्जेक्ट। उसके अलावा जैसे कि सर अभी कार्बन क्रेडिट वगैरह पे बहुत बात हो रही है। अभी एग्जैक्टली। रिसेंटली हमारे एक सीनियर है, उन्होंने कार्बन क्रेडिट की कोई बड़ी एमएनसी कंपनी है, उन्होंने उनका प्लेसमेंट भी हुआ है। इसका मतलब कि उधर जो है सॉइल के जो सॉइल साइंटिस्ट है उनको वो हायर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इसरो के अंदर एक वैकेंसी आई थी, उसके अंदर अलग डिविजन्स की नहीं आई कोई भी, केवल सॉइल साइंस वाले उसमें अप्लाई कर सकते थे, और एग्रीकल्चरल फिजिक्स जो सॉइल से जीआरएफ की एग्जाम देते हैं वही एमएससी एग्रीकल्चरल फिजिक्स से करते हैं, वो केवल उसमें अप्लाई कर सकते थे। तो इसरो में भी आप जा सकते हो। देखो अपॉर्चुनिटी कितनी है आपके सामने। आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हो, इसरो आपने कभी सोचा नहीं होगा, बट उसके बावजूद आपके पास इसरो में साइंटिस्ट बनने का मौका है। तो ये कब हो रहा है? जब आप राइट सब्जेक्ट चूज करते हो, जब आप देख पाते हो कि हाँ यार इस सब्जेक्ट से मैं वहां तक जा सकता हूँ। आज वैकेंसी आई तो 5 साल बाद में और आएगी वो उसी सब्जेक्ट के अंदर। उसी प्रकार से सिल्क बोर्ड की सर हम बात करते हैं, एंटोमोलॉजी में ज्यादा आती है सर सिल्क बोर्ड की। अगर राइट। जैसे कि अगर जो कर्नाटका वगैरह स्टेट से हैं या फिर जो वेस्ट बंगाल से है, तो वो देख सकते हैं कि मेरे को मेरे स्टेट में जॉब चाहिए, क्योंकि सर बहुत फैक्टर होते हैं। हम केवल बात करते हैं कि यार वो जॉब मिल जाए, वो मिल जाए, हाँ, लेकिन एग्जैक्टली। इवन फैमिली कंडीशंस भी होती है ये कुछ। ये यही नेक्स्ट पॉइंट था सर कि अपने स्टेट और डोमिसाइल के हिसाब से चूज या करो। हो सकता है कि 90% स्टूडेंट्स या 80% स्टूडेंट्स की फैमिली ये सोचती हो कि यार जॉब थोड़ी नॉर्मल भी चलेगी, लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी घर पे होना चाहिए हम्म या घर के पास में होना चाहिए। तो उस चीज़ को भी कंसिडर करें कि आपकी डोमिसाइल स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इन सब की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रहती है। इन मतलब हर स्टेट में रिक्वायरमेंट मिल जाएगी आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन चीज़ों के हिसाब से भी सोचें कि आपको डोमिसाइल में जॉब लेनी है या आप ओके हो मुझे कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा मैं चलेगा। क्योंकि आईसीआर एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि आपको कुछ रीजनल स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे भी भेज दिया जाता है। तो सारी चीज़ों को और कंसिडर करके ही स्टार्टिंग में तो वहीं पे मिलती है वही सर मिलती है। मोस्टली। हम देखेंगे जैसे कि सिक्किम, मतलब उसके अलावा जो हमारा आइसलैंड है वहां पे भी हुँ, मिलती है। तो या वो सब चीजें, और सर इससे भी ज्यादा मैं जो सबसे मेन फैक्टर है मुझे लगता है, जो पर्सनली जो मैंने जो चीज देख के मैंने सब्जेक्ट को चूज किया था मेरी एग्रोनॉमी को, ठीक वो है। था कि मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। बचपन से खेती को देखा बहुत नजदीकी से। तो उसके बाद में जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई तो मैं कहा यार कौन सी करे। हुँ। तो मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी। हाँ, एक फैक्टर में जो हाँ, नीट बैकग्राउंड क्या है नीट ना आपका? ड्रॉपर्स के लिए, मैं हुँ, नीट ड्रॉपर्स के लिए भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है तो आप हमेशा ही कॉन्फिडेंस होते हो कि यार मैं प्लांट साइंस से कर लूंगा, क्योंकि मोस्टली जो चीजें आप ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन के दौरान आप पढ़ चुके हो, तो वो चीजें ही फिर रिपीट होने वाली है। तो आपके लिए वो बहुत एक बोनस पॉइंट होता है। और मोस्टली जो प्लांट साइंस में जो तैयारी करते हैं वो होते भी नीट वाले एस्पिरेंट्स ही हैं जो टॉप करते हैं। दूसरे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो करेगा, जस्ट मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं प्लांट साइंस को चूज करता हूँ। हुँ, लेकिन उसके बाद में मैं उतना अलाइन नहीं कर पाया। मैंने उस सब्जेक्ट को दिया, थोड़ा टाइम दिया। जब टाइम दिया उसके बाद में लगा कि यार इसमें मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। देन मैंने एग्रोनॉमी को एट द सेम टाइम, एग्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट था, फिर मैंने एग्रोनॉमी से स्टार्ट किया। तो क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग से मैंने खेती देखी, बचपन से हम खेतों के हुँ, अंदर खेलते थे। और वही जो मतलब ये जो हम टीलेस, तो हम बाद में मैं तो बीएससी में आके पढ़ा। मैं कहा यार ये तो कब से अपन खेत पे देख रहे हैं। तो मतलब सही। वो बहुत कनेक्टिविटी महसूस होती थी। यार यही हुँ, क्रॉप्स वगैरह, पल्मिलेट वगैरह, ग्राउंडनट हम स्टार्टिंग से देख रहे थे। ये पैगिंग वगैरह तो बाद में आके ट्रम हम सीख रहे हैं, वो घर पे कब से देखते आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था, इसीलिए मैंने एग्रोनॉमी को चूज किया। उसी प्रकार से हो सकता है कि सर कोई जो है ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहाँ पे वो फेमिलियर है, जैसे एंटोमोलॉजी कोई प्रैक्टिसेज है उनसे फेमिलियर है, या फिर सोइल से रिलेटेड कोई प्रैक्टिसेज हम करें या उनसे कोई ज्यादा हॉर्टिकल्चर फेमिलियर है। ऑर्चर्ड या कुछ भी। हॉर्टिकल्चर, हाँ हो हुँ, सकता है खुद के घर पे हॉर्टिकल्चर का ओरचार्ड हो तो हुँ, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। हो सकता है सर उसको बिजनेस आगे करना हो, हॉर्टिकल्चर का आगे बढ़ाना हो अपने फैमिली बिजनेस को, इसलिए वो आप वही चूज करो जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। सीनियर्स को देखे,
आप अपने बैचमेट्स को देख के चूज करने की गलती ना करें। हाँ, हो सकता है इंस्पिरेशन ले सकते हो कि भाई या हाँ उन्होंने किया मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आप उनके हिसाब से मत चलो, बिकॉज उनका माइंडसेट अलग है, उनकी कैपेबिलिटीज अलग है, या उनकी लिमिटेशंस अलग है, लेकिन आप लोगों की कोई लिमिटेशंस ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। तो अपने आप का बैकग्राउंड एनालिसिस करो। अगर आपका 11th-12th में अगर आपने नीट या जेई की प्रिपरेशन की है तो आप प्लांट साइंसेस को देख सकते हो। अगर आपने आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर से है तो आप ज्यादा, क्योंकि जो एमएससी हॉर्टिकल्चर में उसमें ज्यादातर पॉपुलेशन उनकी होती है जो बीएससी हॉर्टिकल्चर से आए, क्योंकि उन्होंने 4 साल, आपने तो सारी एग्रीकल्चर पढ़ी है, उन्होंने 4 साल हॉर्टिकल्चर पढ़ी है मेनली। और अगर आप बाकी जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट है और जैसे आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो आप एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, इन चीजों से हाँ, बात एक कर और चीज़ सकते मैं हो। ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, जैसे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर की कुछ कॉलेज हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी भी हमारी हॉर्टिकल्चर से होती है। वो लोग, उनके पास ऑप्शन ही एक ही है कि उनको हॉर्टिकल्चर से ही करना है। सो मतलब अगर आप हॉर्टिकल्चर से तैयारी करने जाएँगे, इसका मतलब आपको उन लोगों से कम्पीट करना है जो ऑलरेडी 4 साल से हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे, पर हम आपको आगाह कर रहे हैं कि वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा टफ होगा। वो जो लड़ाई होगी आपके लिए वो ज़्यादा टफ होगी। बट हो सकता है उसकी जगह ही आप दूसरी, किसी का सर टारगेट हो, मान लीजिए यूपीएससी की मेरे को तैयारी करना है, मेरे को केवल आईआरआई में एडमिशन लेना है। उसके लिए भी हम सब्जेक्ट बताएँगे कि आप कौन से सब्जेक्ट से अगर तैयारी करते हो, उसमें आप कम एफर्ट्स के अंदर, कम टाइम के अंदर आईआरआई आप पहुँच सकते हैं, और आईआरआई से आप रिसोर्स यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन यहाँ पे अपनी एमएससी, पीएचडी के साथ आप कर सकते हैं। करते हैं बहुत लोग, इसलिए हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं। और जैसे आपके, जैसे जैसे हमने पॉइंट बोला कि एक्सपर्ट्स और एल्यूमिनी, जो या आपके एल्यूमिनीज हैं उनसे एक बार बात करिए, उनसे श्योर। रियल जो फीडबैक है ना वो जानो कि सर आपने तो एमएससी या एमएससी में सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपको क्या लग रहा है कितना कंपटीशन है, आपको क्या लग रहा है कि ये सब्जेक्ट ठीक है नहीं है, आपको क्या लग रहा है मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, एक बार उनसे फीडबैक लो आप। ओनली फीडबैक लेना है, हाँ। मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बात ही मान लोगे। इवन मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी कंसल्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरे एक सीनियर बोलते हैं कि यार एग्रोनॉमी से मत कर, बहुत भीड़ है, कोई स्कोप नहीं है। उन्होंने एक लाइन बोली थी, स्कोप नहीं है। और स्कोप के लिए तो मेरे पास हमेशा से एक लाइन रही है कि स्कोप होता नहीं है भाई, कहीं पे भी स्कोप आपको बनाना पड़ता है, खुद का स्कोप आप बनाओ। और वो चीज़ मैंने सोची थी कि यार मैं अगर कैपेबल हूँगा तो मैं अपना स्कोप बना लूंगा, मुझे उस चीज़ में कोई भी नहीं रोक पाएगा कि कोई भी मुझे आके ये बोलेगा कि यार तू नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो बिल्कुल सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मतलब अपने इंटरेस्ट की तरफ जाइए। हो सकता है कुछ लोग बोल सकते हैं आपको किसी सब्जेक्ट के लिए कि यार इसमें स्कोप नहीं है या इसमें तू क्या करेगा, बट आपको इंटरेस्ट है तो आप अपना स्कोप बना लोगे। अपनी राह, जो राहगीर होता है वो खोज लेता है। ओके। बिल्कुल सर, आपको तो शायरी भी आ गई सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब मेजर सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं कि हाँ, कौन कौन सी मेजर सब्जेक्ट है जिसमें आप चूज कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में सब सब्जेक्ट्स एग्रोनॉमी है, फिर आती है फिजिकल उसको साइंस। बेक कर दो ना सर वहां से। हाँ, फिजिकल अरे साइंस सर, ये ये बेक हो तो गया। कोई नहीं, वापस प्ले कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास क्या है कि फ्रॉम हाँ, आप बिगिनिंग आ गया। कंटिन्यू करो। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की मैं आपको बता ये दूं, रही सर। एग्रोनॉमी से आप प्रिपरेशन करते हो अगर आईसीआर जेआरएफ की, तो उसमें केवल आपको एक सब्जेक्ट मिलती है, वो भी कौन सी, एग्रोनॉमी। जबकि और हमारे क्या होता है इसमें भी कुछ देखो, अब हम ये बोलते हैं कि यार जेआरएफ के अंदर तो आप जिससे तैयारी करते हो आपको वही सब्जेक्ट मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें भी ऊपर नीचे होता है। क्यों? अगर जैसे कुछ डोमेन के अंदर होता है, जैसे आप फिजिकल साइंस से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टारगेट सबका सोइल साइंस का ही होता है। इवन लोग ये भी नहीं बोलते हैं कि मैं फिजिकल साइंस से जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ, लोग यही बोलते हैं कि मैं सोइल साइंस से कर रहा हूँ। बट सोइल साइंस नहीं होता, उसमें 4-5 हमारे डोमेन होते हैं जिनको सुधीर सर अभी 1 बाय 1 ठीक है, अभी समझाएंगे कौन सबसे कौन से पहले होते हैं। एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चरल मेटीरियोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं, एग्रोमेट जिसको आप बेसिकली बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा जिसका आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टारगेट किसका होता है वो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। फिर आपकी एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और एनवायरमेंटल साइंस। आप फिजिकल साइंस से जेआरएफ का पेपर देके इन 5 सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हो। और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी है, बट वो 1-2 यूनिवर्सिटीज में ही है जो मेजरली एडमिशन मिलता है। तो आप इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हो फिजिकल साइंस से पेपर देके। अब सबका यही रहता है कि मुझे टॉप सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से करना है ताकि मैं अच्छी कॉलेज या अच्छी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लूं। और सर। सबका नहीं सर, मतलब मैं पर्सनली हैरान हो गया। एक बार मेरे पास एक कॉल आता है, वो अच्छा। बोलते हैं कि मेरे को जेआरएफ से प्रिपरेशन करनी है फिजिकल साइंस से। मैं कहा हम्म। ठीक है, तो सोइल साइंस ही लेना होगा। हम्म। तो वो बोलते हैं कि सर मेरे को इससे प्रिपरेशन करके और आईआरआई के इन्वायरमेंटल साइंस डिवीजन में आना है। तो दैट इज इंटरेस्ट, वो पर्सनल इंटरेस्ट होता है। हो सकता है आपकी प्रायोरिटी इन्वायरमेंटल साइंस हो, इवन रैंक आने के बाद में भी कुछ लोग जो है वो दूसरे सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। मतलब वो कभी भी ट्रेंड की तरफ नहीं जाते, वो अलग होते हैं, वो लोगों को पता है कि मेरे को क्या करना है, वो लोग होते हैं।
तो इसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं। इनमें मोस्टली जैसे एग्रीकल्चरल केमिकल्स की हम बात करते हैं तो वो केवल IRI, GB पंत और एक वेस्ट बंगाल में एक यूनिवर्सिटी है, केवल वहीं पे ये डिवीजन है। और भी जैसे एग्रीकल्चरल फिजिक्स है वो केवल IRI में है और एक दो जगह ही है। तो उसके अलावा सॉइल साइंस जो है वो मोस्टली ही मिलता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट होती है इसके अंदर, अगर हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप एंटोमोलॉजी से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट में आप MSc कर सकते हैं, या तो एंटोमोलॉजी या फिर निमेटोलॉजी से आप कर सकते हैं। निमेटोलॉजी जो है वो भी ज़्यादा जगह डिवीज़न नहीं है, IRI के अंदर है। उसके अलावा आई थिंक RPCIU जो है पूसा, वहाँ पे भी है ये। 1-2 जगह और है, मतलब 1-2 जगह नहीं, और जगह भी है, ये भी अच्छा खासा है। बट सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है निमेटोलॉजी डिवीज़न नहीं है। फिर अपना आता बट है हाँ, निमेटोलॉजी में मैं एक ऐड करना चाहूँगा, हम्म, मतलब एंटोमोलॉजी हमारा फोकस होता है सर। मैं हमारे भी सीनियर है एक बसंत सर, तो वो रेगुलरली निमेटोलॉजी से PhD कर रहे हैं वो। तो मतलब हम उनसे कभी-कभी डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं कि निमेटोलॉजी की यार निमेटोलॉजिस्ट की कितनी ज़रूरत है। इवन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में बहुत डिमांड है, क्योंकि अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड जो हमारा, जैसे कि हमारे पास जो है इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, बट निमेटोड्स को किल करने के लिए जो है निमेटिसाइड जो केमिकल है, वो उतने अभी तक मार्केट में नहीं है। तो जो हमारी जो वो होती है ना सर, कूल वॉर, जो वो कंपनी जो है हमारी एग्रीकल्चरल, कूल जो वॉर, भी हाँ। हमारी कंपनीज है, MNCs है, उनमें कूल वॉर चल रहा है कि सबसे पहले कौन निकाले, मतलब जो ओके। एक अच्छा जो मार्केट में अपनी जगह बना पाए। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि पॉली हाउस जितने भी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमें निमेटोड की देखने को मिलती है। इसलिए निमेटोलॉजिस्ट की डिमांड जो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, ये ओके। जस्ट पर्सनल एनालिसिस है। ओके, तो बेस्ड उसकी ऑन सीनियर्स। उसके बाद ओके, सोशल साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक एक्सटेंशन वाली चीज, इसमें इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या आता है। और अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है सोशल साइंस का। अगर आप लोग गांव से हैं और आपको पता है कि लोगों से कैसे बात करनी, तो हाँ, शायद इस कैटेगरी में आप फिट हो सकते हो। कम्युनिकेशन जिनका बेटर हाँ, है। जिनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको फार्मर से डील करना पड़े, हो सकता है आप कोई कंपनी में हो जहाँ आपको एज एन सेल्स पर्सन ज्वाइन करना पड़े, तो एक्सटेंशन वालों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और इंडिया में अगर अपन बात करें लैब टू लैंड प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, कि चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, लैब्स में चीज़ें बन रही है, बट एक्सटेंशन वर्कर्स ढंग से मतलब इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ लेस एक्सटेंशन वर्कर्स। तो उस चीज़ की बड़ा गैप है जो आप फिल कर सकते हो अगर आप सोशल साइंस एक और चूज चीज कर मैं ऐड ऑन सकते हो करना तो। चाहूंगा, जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। हम्म, बट यहाँ पे देखो आपको मौका मिलता है कि आप एंटर कर सकते हो, कहाँ पे एंटर कर सकते हो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड से बाहर निकल सकते हो। एग्रीकल्चरल केमिकल से जो MSc बाहर करते क्यों हैं, निकलना है सर? नहीं बाहर इन द सेंस जैसे DU वगैरह में भी जा सकते ओके, हैं सर, वो APU DU में जाके ओके, असिस्टेंट ओके, प्रोफेसर ओके। बन सकते हैं। हमारे RPSC की जो अदर जो जैसे अभी एग्जाम हुई थी उसके अंदर हमारे एक हुँ, बेचमेट थे, उन्होंने RPSC की जो जनरल इकोनॉमिक्स की एग्जाम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, हुँ, वो उन्होंने दी थी। वो आप फाइट करके उधर आप जा सकते हैं। तो मतलब स्कोप है आपके लिए बाहर का, मतलब इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो ICR सिस्टम में जो है वो नहीं मिल रहा मौका, तो आप बाहर मतलब दूसरे सिस्टम में भी आपके लिए जगह है। ओके। नेक्स्ट हमारी जो सब्जेक्ट है वो है प्लांट साइंस, बहुत ब्रॉड है। इवन ICR JRF में अगर सबसे ज्यादा सीट है तो वो है हमारे प्लांट साइंस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट हम बात करेंगे मेजर मेजर, एक डिवीजन मेजर नहीं है इसमें। इवन जेनेटिक्स अपने आप में मेजर है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी अपने आप में एक मेजर डिवीजन है। उसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी है वो अपने आप में एक मेजर डिवीजन है। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में एक मेजर डिवीजन है। उसके अलावा प्लांट जो हमारा जेनेटिक रिसोर्सेज है वो केवल IRI में है, वो भी मेजर डिवीजन है अपने आप में। क्यों? क्योंकि उसमें जितने लोग MSc PhD में आ रहे हैं उससे ज्यादा सीट जो है ARS में आ रही है। तो वहां पे तो ऐसे लग रहा है कि जो PGR में आता है वो तो कन्फर्म साइंटिस्ट ही बन चुका है जिस दिन MSc में एडमिशन ले लिया। और ये केवल IRI के अंदर ही है, आप लोगों ने भी सुना होगा। जो हमारा NBPGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, वो IRI न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। तो वहीं पे जो है उसी इंस्टीट्यूट के अंदर मास्टर्स और PhD कराई जाती है स्कॉलर्स को। तो वो डिपेंड करता है जैसे चॉइस पे। अब इनमें आपको क्या मिलता है, जैसे चॉइस मिलेगी, जैसे ही आपकी मान लो आपने JRF का एग्जामिनेशन दिया, आपकी रैंक आ गई, उसके बाद में जब काउंसलिंग होती है ना तो वो आपसे पूछेंगे कि यार आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आप यहाँ पे जेनेटिक्स को चूज करना चाहेंगे, आप प्लांट पैथो को पहले चूज करना चाहेंगे, या फिर PGR को चूज करना चाहेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप चूज करना चाहेंगे, वो तो काउंसलिंग का पार्ट आता है। ऐसा नहीं है कि इनका जो है अलग अलग एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम जो है वो प्लांट साइंस ग्रुप का ही होगा, फिजिकल साइंस ग्रुप का ही होगा, पेपर उसके अकॉर्डिंग आएगा, पेपर उसका जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है सर, वो हॉर्टिकल्चर। है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर में जैसे आपने देखा होगा, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, PhD जिसको अपन बोलते हैं। तो ये सारी सब्जेक्ट्स हैं जिसे सर ने बताया कि ये भी एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। कुछ अगर मैं 4-5 ब्रॉडर सब्जेक्ट्स की बात करूं, एग्रो, सोयल, हॉर्टिकल्चर, PGR और सोशल साइंस, ये 5 मेजर
सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं, मतलब 80 70 टू पीजीआर 80% नहीं, मतलब अपना प्लांट साइंस। प्लांट हाँ। साइंस जिसके अंदर ये सारे हैं। हम्म, हम्म। तो इन चीज़ों में आप ये बड़े आपके पास कह सकते हैं कि ये गुंडे हैं, माफिया हैं, जिसको नहीं, लोग हाँ, पर चूज़ वही करते तो हैं। हम बता रहे हैं केवल, लेकिन फिर वही है, इंटरेस्ट की तरफ जाना है। हम ट्रू। केवल बता रहे हैं कि मेजर जो है जिनमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग। हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं कि यही लोग ज्यादा इन्हीं से प्रिपरेशन करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो डिमांड है, अगले का इंटरेस्ट है। ट्रू। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है, वो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से अगर हम तैयारी करते हैं तो इसमें प्लांट बायोकेमिस्ट्री से हम कर सकते हैं हमारी एमएससी। उसके अलावा एमएससी पीएचडी क्रॉप फिजियोलॉजी जो होती है वहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ले सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में इस बार नहीं आई है एआरएस की वैकेंसी, बट जो डिमांड है वही प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की डिमांड इसलिए है कि आज हम बात करते हैं वैरायटी डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर मॉलिकुलर जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जो डिमांड है। तो इसलिए अगर आपको, वही फिर से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको एमएनसीज में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी में जाना है, तो आप इस सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हो। इसमें भी मोस्टली जो नीट की तैयारी किए हुए होते हैं लोग, वो ही एंटर करते हैं मोस्टली। इसमें भी नीट वाले, क्योंकि सिलेबस मैच करता है, इसलिए वो ज़्यादा तैयारी करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल साइंस। स्टैट्स में आपके पास एग्रीकल्चर स्टैट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3 डिविजन्स आते हैं। और जैसे कि स्टैट्स मैं मानता हूँ रोहित सर की हर एक सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, आप चाहे एग्रो से हो, सोइल से हो, किसी में भी हो। अगर आप फील्ड लेवल पे कोई काम कर रहे हैं तो आपको जो आपकी फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, उनसे काम पड़ेगा या कंप्यूटर एप्लीकेशंस से काम पड़ेगा। तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है, अगर आप 12th में पीसीएम है आपका, मोस्टली। तो आप बहुत अच्छे से फिट कर सकते हो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल साइंस में। जैसे मेरे कुछ बैचमेट थे जिनका मैथ, जो शायद बिहार से थे और जिनका मैथ अच्छा था, तो उनको स्टैट से करनी थी। उनको क्लियर था कि सर हमारी मैथ्स अच्छी है और एग्रीकल्चर में एक ही सब्जेक्ट है जो और सर मैथ्स को मैथ सपोर्ट करती है। मैं से मानता हूँ कि जैसे मैथ जो है ना, अब हम स्टेट वाइज नहीं जा रहे हैं यहाँ, लेकिन हम राजस्थान से हैं, तो हमारे क्या है कि जैसे हम 11th 12th में पीसीबी से कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। इवन जैसे कि वेस्ट बंगाल का मुझे पता है, वहाँ पे मैथ 12th तक उन्हें पढ़नी होती है। अगर वो साइंस को चूज करते हैं तो उन्हें मैथ भी करनी होगी साइड बाय साइड। हम्म। तो वो स्टेट वाइज भी कई बार डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ स्टेट में जो है मैथ को 12th तक रखा जाता है, तो उन लोगों की मैथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स में थोड़ा सा क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेटिस्टिक्स इज मोर जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। तो आपको अगर उसमें मैथ में इंटरेस्ट रहा है बचपन में, तो ही आप इस सब्जेक्ट की तरफ मूव करो, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें भी आप जो है एग्रीकल्चर से बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि जो हमारी इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज होती है हम्म। आईएसएस, उसके अंदर आप जा सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आईएमडी में आती भी है। होती है सर, मेटेरोलॉजिकल हाँ, डिपार्टमेंट्स में भी, क्योंकि हाँ, प्रोबेबिलिटी और इन सब की रिक्वायरमेंट हर जगह है। हाँ, तो तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक, बहुत जो रिक्वायरमेंट है। स्टैटिस्टिशियन होते हैं उनकी डिमांड होती है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहाँ पे बीटेक वालों की हम बात करेंगे। तो बीटेक जो कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से, उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो डिफरेंट जो सेक्टर्स है उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, डिफरेंट हमारे जो डिसिप्लिन है यहाँ पे। और एग्रीकल्चर, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग एक हमारा डिवीजन है, जिससे कि आप अपनी मास्टर्स भी कर सकते हैं और पीएचडी इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग है। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग है। तो ये इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए ये है। मोस्टली बीएससी वाले जो है वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं। मोस्टली जो बीटेक जिन्होंने की है केवल वही एग्जाम दे सकते हैं, उन्हीं को एडमिशन मिलता है। और फाइनली हम उस डिवीजन की बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि मतलब जो हम ऐसे बोल सकते हैं अंडर एस्टिमेटेड है, बट जिसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब होता है ना अंडर एस्टिमेटेड इसलिए भी कि केवल उसमें वही लोग आ रहे हैं जिनको पता है, और उसमें वो अपने ही जूनियर्स को बता रहे हैं, और उसकी वजह से उन्हीं के जो है वो जूनियर्स आते जा रहे हैं। बट मैं आप सभी को बता दूं, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं डिमांड हर डिवीजन की है, बट इससे ज़्यादा लोग तैयारी भी नहीं करते हैं। अब इसमें आने के जो फायदे हैं वो मैं बता दूं। पहली चीज, अगर आप इसमें आते हैं तो आप अपना एआरएस और पीएचडी, इवन आप पीएचडी इसमें आने के बाद में जो है आप एग्रोनॉमी से दे सकते हो। आप एमएससी में आ जाइए वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, लेकिन पीएचडी का एग्जामिनेशन आप एग्रोनॉमी से दे सकते हो अगर आप में दम है तो। फिर वही बात है, एआरएस आप एग्रोनॉमी से भी लिख सकते हो, सॉइल साइंस से भी आप लिख सकते हो। तो वाइडर अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर, हम बात कर सकते हैं ओनली एआरएस को मैं एक फोकस लेके चलूँ तो। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बेटर है। तो ये जो कंप्लीट जो है वो
हमने आपको बताया जो स्कोप की बात कर रहे थे, तो सर हम देख सकते हैं क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, अब आपको 5 साल का, जैसे हमने बोला था कि 5 साल का स्कोप आप एक्सरसाइज करो। स्टेट पीसीएस लाइक एओ, एसडीओ, बीएओ, एसटीए, एसडीओ, इन सब में कितनी वैकेंसीज आई हैं पिछले 5 साल में, हर एक सब्जेक्ट का एक चार्ट बना लो। मुझे जैसे जनरल एग्जाम्स हैं, ये सारे जनरल एग्जाम्स हैं, तो आपको जनरल एग्जाम्स की अगर तैयारी करनी है तो कौन कौन सब्जेक्ट जनरल एग्जाम्स के लिए फिट हो सकते हैं, जैसे हमने रोहित सर ने पहले बताया था। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एसटीओ में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, उन सब की एक बार आप लिस्ट बनाओ। जो अपनी पिछली वैकेंसीज हैं वहां से देखो कि इस सब्जेक्ट में इतनी वैकेंसीज आई, इस सब्जेक्ट में इतनी वैकेंसीज आई, उसको कंपेयर करो। एपी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, एआरएस में सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस में आ रही हैं, हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स किस में ज्यादा है या अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर्स में किसकी डिमांड है, क्योंकि हो सकता है कि सब तो गवर्नमेंट में नहीं लगे और आप उनमें से हो सकता है कि जिसके पास प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज आपको जाना हो तो उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में किसकी ज्यादा डिमांड है। फिर आप फेलोशिप्स, ये सारी चीजों को और कंसिडर सर करो। इसमें मैं बताऊं, मतलब ये सब आप सभी सब्जेक्ट की आपको एनालिसिस नहीं करनी है। होता क्या है मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो दो सब्जेक्ट में जाके लास्ट में उलझते हैं कि यार इन दोनों में से क्या चूज करूं। तो आप लास्ट में अगर आप आ चुके हो कि दो या तीन में आप कंफ्यूज हो, तो उन दो तीन की आप लिस्ट बनाइए और उन दो तीन की जो है आप ये सब एनालिसिस कीजिए कि यार इसके अंदर ये क्या होगा, ये क्या होगा। वो तीन का करना आपको, उन तीन का आप कंपेयर करोगे तो आपको खुद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आपको कहाँ जाना है। और अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं नॉर्मल सी, कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, सब्जेक्ट चूज करना हो तो अपने आप को ऐसे प्रेशर मत डाल लो कि यार अब तो कुछ चूज करने की बारी आ गई, मेरी डिसीजन मेकिंग अभी है नहीं, घर पे तो मेरे को 10 रुपए के लिए नहीं भी पूछते और मेरे को अब तो सब्जेक्ट चूज करना पड़ रहा है। तो वो चीज नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बस एक एक परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस करना है कि यार मेरे लिए क्या सही है, उसके बारे में मैं एक बार स्टडी करता हूँ। सबसे पहली चीज, हर एक का पाथ डिफरेंट है। आपके सीनियर्स ने जो चूज किया जरूरी नहीं आप चूज करो, आपके सीनियर्स ने जो चूज किया उससे बेटर या उससे इक्विवेलेंट भी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके डोमिसाइल स्टेट के हिसाब से और आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से सारी चीजों को कंसिडर करके आपको चूज करना है। उसके बाद में आपका पैशन और जॉब प्रोस्पेक्टस क्या है उसके हिसाब से बैलेंस रखना है, कि हो सकता है कि मेरा पैशन तो इसमें है जिसमें वैकेंसीज ना हो, तो क्या मैं चूज करूंगा? नहीं, कॉन्शियस डिसीजन तो यही बोलता है कि भैया पैशन, जो पैसा देता है वो पैशन है। जैसे वो किसी गाने में भी लाइन थी, तो पैशन ऐसा भी होना चाहिए ना जो आपकी पेट भरे, जो आपकी जेब भरे। तो जॉब प्रोस्पेक्टस भी आपको चीज देखनी पड़ेगी। उसके बाद में रोहित सर, हाँ, इन्फॉर्म्ड और कॉन्शियस डिसीजंस लेने हैं। इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस डिसीजन का मतलब वही बात हो गई। ये सब अगर आप वीडियो आप देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपके ये चीज़ तो दिमाग में ये बैठ गई होगी कि यार किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, उन सब चीज़ों को एक पेन और कॉपी, देखो सबसे मेन चीज़ है अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो हवा में बात मत कीजिए। आप सबसे पहले तो एक पेन और कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए कि आप 5 साल बाद में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप ये लिख दोगे कि मुझे 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो आपका आधा काम तो वहीं पे हो गया। उसके बाद में कि मेरे को इंटरेस्ट किस में आ रहा है, पहली चीज लिखिए इंटरेस्ट, कौन सी सब्जेक्ट में आ रहा है। नहीं पता चल रहा है अभी तक, दो तीन सब्जेक्ट लिख दीजिए यार। ये बचपन से अपने को याद कीजिए कि यार मेरी क्या लर्निंग रही है, उस चीज को आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में उस चीज का जो है, जो हमने स्टेप्स बताई, वो सब्जेक्ट वाला वो सब कुछ एनालिसिस कीजिए और कौन सी जो कि आपको एकदम बिल्कुल कि अब मेरा फाइनल है और यही मेरे लिए सब कुछ है, ये फाइनली आपको डिसीजन लेना है। उसके अलावा जो है, जितनी जैसे कि अभी बताया हमने, आपको सोयल साइंस से प्रिपरेशन करनी है, रैंक अच्छी नहीं आएगी, नहीं आपको मिल पाएगी, आप एग्रीकल्चरल फिजिक्स से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। सो हायर रैंक, ज़्यादा बेटर तैयारी करोगे, अच्छी रैंक आएगी, आपको अच्छा कैंपस मिलेगा। फाइनली कब करना है ये सब? ये सब करने का जो राइट टाइम है वो है बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर का जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है, आप स्टार्ट कर दीजिए अपना माइंड मैपिंग, आप स्टार्ट कर दीजिए कि अब मेरे को जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे को कौन सी सब्जेक्ट से करनी है। सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे, उससे भी आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा कि ठीक है यार उन्होंने कब की थी, किस प्रकार से उन्होंने, इवन हमारा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, तो उससे हमें भी आइडिया होता है कि यार बच्चे क्या सोचते हैं, क्यों चूज करते हैं। इवन कई बार ऐसे होता है कि बताते नहीं है लोग, बट वो चीज़ ये होती है ना कि वो तो डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं कि यूपीएससी से क्या आईएएस क्यों बनना चाहते हो, कि मैं देश की सेवा करूंगा, मेरे को वो करना है। मतलब हमेशा लोग वही उसी प्रकार से आंसर देंगे जो अगला सुनना चाहता है, बट फाइनल बैक ऑफ द एंड तो हम सब लोग जानते हैं कि क्यों कोई भी आईएएस बनना चाहता है। तो चीज़ उसी प्रकार से होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो। राइट। ओके, एंड और एक एक चीज सर, मेरे ख्याल से बताना जरूरी है कि
जब अपन कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं ना, कभी कभी बंदा कोई सब्जेक्ट को लेके फोबिया बना लेता है कि यार मुझे ये सब्जेक्ट तो नहीं आती, क्या मुझे चूज करना चाहिए? तो इसके बारे में कुछ नहीं, बोलोगे आप? फ़ोबिया तो मैं क्या बताऊँ सर, फ़ोबिया तो ऐसा था। फ़ोबिया इसलिए बनता है कि सर हम ना कई बार अब बीएससी में क्या होते हैं कि बच्चे अच्छा टीचर नहीं बनने। हाँ, ये एक और चीज़ होती है। फर्क पड़ता है। क्या कौन-सा टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे। क्योंकि हाँ। आपको वो चीज़ समझ में आई तो आपको लगेगा ये मेरे लिए बेस्ट है, और वो चीज़ गलत भी नहीं है सर। जैसे कि मैं तैयारी करने में था उस टाइम पे, मेरे एक सीनियर ने, मैं बता रहा था ना कि वो सीनियर ने बताया था कि एग्रोनॉमी में स्कोप नहीं है। हम्म। एट द सेम टाइम उन्होंने बोला था कि सोइल से कर ले, सोइल में ठीक है। बात तो सही कही नहीं, थी। नहीं, बात सही नहीं कही थी। मतलब क्योंकि बात तो सही क्या थी, पूरी सोइल पढ़ते हैं हम एग्रोनॉमी वाले भी, वो कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद में मुझे थोड़ा-सा सोइल से थोड़ा मेरी कमी बनती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से कभी अच्छे से पढ़ा नहीं था। हम्म। तो मतलब आप जैसे गुरु नहीं थे ना उस टाइम पे हमारे पास, तो वो चीज़ थी कि सब्जेक्ट से थोड़ा-सा डर लगता था, पता नहीं क्यों? उसके बाद में जब मैं एग्रोनॉमी की तैयारी करने लगा तो वही सोइल मेरे को पूरी पढ़नी पड़ी। तो हम्म। उसके बाद पता लगा कि यार इसमें तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इवन मैंने लास्ट टाइम पे थोड़ा-सा, वो इतना साइको नहीं हूँ मैं, नहीं तो लास्ट में ये कंडीशन आ गई थी कि यार मैं सोइल से दे लेता हूँ क्या तैयारी एक बार जेआरएफ से, क्योंकि मैं इतना मज़ा आने लगा था मुझे सोइल हाँ, में ज़्यादा होता कि ही है। यार एग्रो की जगह सोइल में दे लूँ क्या मैं? लेकिन वो फिर वो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो वो ठीक है। सो अब गाइज़, अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ठीक है, सारी चीज़ों को हमने एनालाइज़ कर लिया। अब आप बताओ कि प्रिपरेशन कब शुरू करें? शुरू करने के लिए एक लाइन है सर, अपॉर्च्युनिटी कम्स टू द प्रिपेयर्ड माइंड्स। अगर या आप आज से शुरू करोगे सबसे बेस्ट है। और जैसे पिछली स्लाइड में था भी कि भई अगले आप बीएससी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, बीएससी थर्ड ईयर से लास्ट में आप लोग तैयारी शुरू कर दो। और आपको तैयारी शुरू कैसे करनी है, क्या तैयारी करनी है, उसके लिए आईआरआई वाला ने अपने टॉपर्स टॉक पे तो बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, जिसमें अलग-अलग टॉपर्स के साथ हाँ, हमने इंटरव्यूज़ ऑलरेडी लिए हैं। जो है हमने बहुत सारे जो हमारे टॉपर है जो आईआरआई के अंदर यहाँ पे अपनी एमएससी कर रहे हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उन्होंने कैसे अपने सब्जेक्ट को चूज़ किया, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मोस्टली सभी लोग जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं बीएससी के फाइनल सेमेस्टर में। बट सीरियस होना वो स्टार्ट करते हैं जब 4th ईयर आ जाता है, रेडी रावी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद में और वो बूस्ट करते हैं। और ये तो जर्नी है, मतलब केवल 1 साल की नहीं है, ये तो आपकी पूरी ज़िंदगी की है। तो एक चीज़ और मत करना कि हम क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो लाइब्रेरी से बुक्स लेके पढ़ना, ये सब मत करना। यार जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप जाने वाले हो, अपनी एमएससी करने वाले हो, उस सब्जेक्ट की आप माँग-माँग के अपने दोस्तों से बुक पढ़ोगे क्या? कैसे काम चलेगा? सोच के देखो ना, आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं पे लूज़ है। इसका मतलब है कि आपका एमएससी में सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं थोड़े दिन के लिए बुक लेके पढ़ लेता हूँ। तो आप जो-जो आपके लिए जो बुक की रिक्वायरमेंट है, वो बुक आप परचेज़ कीजिए बिल्कुल। और उनको पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बुक हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है। कि बेसिक बुक्स उठाइए, आप कोई भी इंटरव्यू आप देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे, तो उसमें कोई भी बेसिक बुक बताते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल एग्रोनॉमी, सबसे पहले रेडी एंड रेडी से स्टार्ट कीजिए यार, पढ़िए, 2-3 बार पढ़ोगे आपको खुद को पता लगेगा इंटरेस्ट है या नहीं है। ऐसे हवा में बात करने से कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा हमने अभी तो पहले तो हम यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन कर रहे थे ऑन स्टूडेंट डिमांड, अभी हमने अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर 2000 प्लस हमारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और रेगुलर वहाँ पे हम क्विज़ करा रहे हैं। क्विज़ करा रहे हैं हम उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब उनकी बात करेंगे हम कि जो तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए हम डेली क्विज़ देते हैं ताकि एक वो जो कॉम्पिटिटिव माहौल है वो बना रहे उनके अंदर और वो अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखें। तो हुँ। आप हमारे टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं आईआरआई वाला, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी अब तक हमने बातचीत की, उसके अंदर आपको लगता है कि सर 1 टू 1 और अगर सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी रहती है कि सर मैं इन 2 को लेके बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हूँ, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, हमारे पास कोई डेटा होगा, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप मोबाइल फ़ोन पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेबी आपको जवाब जो है थोड़ा लेट मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है, बट कभी-कभी लेट हम हो जाते हैं तो मिलेगा जवाब लेकिन। एक दिन क्या हुआ सर, मैं जस्ट बता रहा हूँ। ऐसे हम दे देते हैं ना मोबाइल फ़ोन नंबर, तो मैसेज आया मेरे पास। नहीं देख पाते, मैं क किसी काम में बिज़ी था। तो अगला 5-6 मैसेज कर रखा था। तो अब आजकल तो वो सुविधा है ना कि मैसेज डिलीट कर सकते हैं। तो अगले ने वो मैसेज डिलीट कर दिए और हमने एक ऑटोमेटिक मैसेज लगा रखा है हमारी तरफ से कि वेलकम टू आईआरआई वाला फैमिली, और आपका स्वागत है, ऐसे कुछ हुँ। करके एक ऑटोमेटिक। तो वो उसपे वो वाला थंब नहीं आता कि इमोजी का, हुँ। ऐसे वाला ऐसे कर देता है वो। वो ऐसे कर दिया उसने, तो आप ऐसे तो मत करना, हो सकता है थोड़ा हम लेट हो जाए रिप्लाई देने में, बिकॉज़ हमें भी बहुत कुछ देखना होता है, पीएचडी वगैरह ये सब, तो थोड़ा-सा कभी-कभी नहीं मिल पाता है टाइम। सो सुधीर सर कुछ। इसी के साथ आई होप कि अब आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन-किन चीज़ों को आपको पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। तो विद दिस
हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही वीडियोस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हाँ, लेके होप आते सो रहें। क्लियर हुआ होगा, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं लेकिन मतलब सर थॉट बहुत सारे प्रोसेस। क्वेश्चंस अभी भी मुझे लगता है अगर रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन लिख है आपके पास खुला, जितना भरना चाहते हो भर सकते हो और उसमें आप अपनी जो आपकी क्यूरीज है वो आप कमेंट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो फीडबैक जरूर शेयर करें, सिर्फ देख के मत चले जाएं। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव या ये फीडबैक्स लिखवाने के लिए नहीं बोलते, जो एक्चुअली आपको लगता है कि सर ये होता तो और मजा आ जाता, वो चीज़ भी आप कंसिडर करो। और आपके पास कोई नीड है या कोई एक्सपर्टीज है जिसको आपको बात करनी है, वो आप हम बात कराएंगे और उसको कमेंट सेक्शन में लिखो जो भी आपकी नीड है, और हम वो सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कराएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। और जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने पहली बार हमें देखा है, पहली बार हमारा वीडियो सुन रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे गाइस। विद सो इसी दिस यूट्यूबर रोहितास सर के साथ मैं सुधीर चौधरी, आयरे वाला जय यूट्यूब हिंद, चैनल से। जय थैंक भारत, यू सो जय मच। जवान, जय किसान।